हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई आप सभी के। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फोकस एबी पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 25 फरवरी को होने वाली जैक बोर्ड क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों सोशल साइंस के एग्ज़ाम के लिए सोशल साइंस के कुछ टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट वायरल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को करा देंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं एक नए जोश के साथ। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक नए जोश के साथ। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा पहला नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें से एक सही रहेगा, वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आपके पास ऑप्शन जो है मनुष्य, ठीक है, दूसरा में है जल, और तीसरा में बात करें तीसरा में है आपका सूर्यताप, और यहाँ पर क्या है चौथा में क्या है आपका लौह अयस्क। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। तो जैव संसाधन का उदाहरण क्या होता है दोस्तों? मनुष्य होता है। ठीक है, बिल्कुल सी बात है, तो एक का आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार आ चुका है आपके एग्जाम में, हो सकता है कि इस बार भी आ जाए, मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन घुसा जाए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों को समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। तो कैसा बंटवारा होना चाहिए? देखिए अमीर के हिसाब से या फिर गरीब के हिसाब से, या फिर सरकार के हिसाब से, या फिर न्याय संगत के। ठीक है, तो मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? तो ऐसे बंटवारा होना चाहिए जो कोई किसी से कम ना समझे, या फिर गरीबी ना गरीबी उसमें दिखाई दे, ना अमीरी उसमें दिखाई दे। ठीक, यानी कि रहना जो चाहिए दोस्तों वो न्याय संगत टाइप से रखो रहना चाहिए, ताकि सब समान एक समान दिखे। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा? 2 का आंसर क्या हो जाएगा? न्याय संगत। ठीक है, तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन 3 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन जो है आपका हिंदी में भी दिया है और इंग्लिश में भी दिया है। ठीक है, तो अगर कोई भी बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम में, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो उसका भी सोल्यूशन ठीक है इसी चैनल पे मिलेगा, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो भाई सबसे पहले हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछ रहा है कि निकोबारी कबूतर किस जातीय के श्रेणी में आता है। तो निकोबारी कबूतर किस जाति को श्रेणी में आती है, तो आपको बताना है। तो सामान्य जाति, या फिर दुर्लभ जाति, या फिर स्थानिक जाति, या फिर लुप्त जाति है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए जरा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निकोबारी कबूतर जो जाति में आते हैं, तो कौन सी जाति में आते हैं? वो स्थानिक जातियों में आते हैं, यानी कि 3 का आंसर क्या हो जाएगा? स्थानिक जाति। चलिए दोस्तों अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका महानदी हीराकुंड परियोजना से, या फिर टाका भूमिगत जल टैंक से, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया है इल्तुतमिश होजखास से, या फिर ऑप्शन डी में है गंगा भाखड़ा नंगल परियोजना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? सुमेलित कौन नहीं है? तो गंगा भाखड़ा नंगल परियोजना से। ठीक है, यानी कि 4 का आंसर क्या हो जाएगा? गंगा भाखड़ा नंगल परियोजना। ठीक है, यानी कि 4 का आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए हर साल पूछा जाता है आपका, ये रबी फसल का लेके या फिर खरीफ फसल का लेके हर साल पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों इस टॉपिक पे आपको अच्छे से समझना है और अपने आंसर को बहुत ही बेहतर तरीके से लिखना है, ताकि आपका एक भी नंबर ना काटे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 5 आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर कि रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है, यानी कि रबी फसल जो होते हैं उसको किस ऋतु में बोया जाता है। तो किस ऋतु में बोया जाता है? देखिए तो रबी फसल को जो है किस ऋतु में बोया जाना चाहिए? तो वो आपका शीत ऋतु में आपका बोया जाना चाहिए, यानी कि रबी फसलों को हम लोग कब बोते हैं? तो शीतकाल में बोते हैं। ठीक है, यानी कि शीत ऋतु में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 हमसे यहाँ पर पूछ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाय से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आता है दोस्तों। ये आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन है, यानी कि सोशल साइंस में जियोग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। चाय जो है दोस्तों वो किस प्रकार की कृषि का उदाहरण आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास कि जीवन निर्वाह कृषि, आरंभिक कृषि, या फिर रोपण कृषि, या फिर झूम कृषि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चाय किस प्रकार की कृषि है? तो चाय जो है आपका दोस्तों वो रोपण कृषि है। ठीक है, यानी कि सी का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रोपण कृषि। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि झारखंड के गुआ और नोवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो झारखंड के गुआ और नोवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो आपको बताना है। तो कौन सा खनिज पाया जाता है दोस्तों? लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, यानी कि लोहा पाया जाता है। कहाँ पर? झारखंड के गुआ और नोवामुंडी में क्या पाया जाता है दोस्तों? लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कोयला का तो पता ही दोस्तों कि झारखंड में कोयला सबसे कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता होगा भाई धनबाद झरिया। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 7 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है कि किसका परिवहन जो है पाइपलाइन द्वारा होता है। तो आपका ऑप्शन है कि पानी, कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद और उपरोक्त सभी। तो देखिए पाइपलाइन द्वारा जो परिवहन होता है दोस्तों वो क्या कौन कौन चीज का होता है, तो आपको बता देते हैं इनमें से सभी
जो है इसका परिवहन जो है पाइपलाइन द्वारा ही होता है, ठीक है। यानी पानी का भी परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है, कच्चा तेल का भी होता है, पेट्रोल का भी होता है, जो सभी बिल्कुल सी बात है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो किस अनुसूची में रखा गया है दोस्तों, तो आपके पास ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर कि 8वीं 9वीं 7वीं या फिर छठी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे देश की जो 22 प्रमुख भाषाएं हैं उसको संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो किस अनुसूची में रखा गया है दोस्तों, वो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। यानी कि क्या हो जाएगा, 9 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफी बार आ चुका है, हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर कि स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। यानी कि स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी कि रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3 भाग जो है, 1/3 सीट जो है दोस्तों स्थानीय शासन व्यवस्था में महिलाओं के लिए क्या है, वो रिजर्व है, आरक्षित है, ठीक है। यानी कि 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछ रहे हैं, पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। तो अमेरिका में जो नागरिक अधिकार का आंदोलन हुआ था तो कब हुआ था दोस्तों, आपको बताना है। तो कब हुआ था, आपको कब हुआ था, तो 1954 से लेकर 1968 तक हुआ था, ठीक है। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन 12 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है। तो कितना फीसदी आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है 5% या फिर 4% या फिर 14% या फिर 5% से कम। तो देखिए महिलाओं के लिए जो भारत के राज्यों की विधानसभाओं के जो प्रतिनिधित्व है वो कितना फीसदी है, तो वो 5% से भी कम है, ठीक है। यानी भारत का ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है। तो द्विदलीय व्यवस्था कौन से देश में आपको बताना है दोस्तों। आपके पास ऑप्शन है भारत, अमेरिका, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है दोस्तों, तो आपका जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। क्योंकि अमेरिका में क्या है दोस्तों, द्विदलीय व्यवस्था है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन 14 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया। तो नेपाल में जो राजतंत्र को समाप्त किया गया था दोस्तों, बताना है। तो कब किया गया था दोस्तों, 2008 में राजतंत्र को समाप्त किया गया था नेपाल में, ठीक है। यानी कि 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन 15 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था। तो किस संगठन ने किया था आपको बताना है दोस्तों, किस संगठन में क्या था आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन में है दोस्तों फिडेकर, नापाम, बामकेफ और फिर कांग्रेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 15 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फिडेकर, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, बोलीविया में पानी के जो निजीकरण के खिलाफ का आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था, तो फिडेकर ने किया था। यानी कि क्या हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन 16 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो केरल में क्या होता है दोस्तों, शिशु मृत्यु दर जो है दोस्तों सबसे अधिक होता था, ठीक है। तो वो जो है कम होने का एक कारण आपको बताना था। ऑप्शन आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन में कौन सा सही आपको बताना है। तो देखिए आपके पास ऑप्शन दिया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रियान्वयन, या फिर उत्तम परिवहन व्यवस्था, या फिर शिक्षा एवं स्वास्थ्य मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, और ऑप्शन डी में है उच्च प्रति व्यक्ति आय। तो केरल में जो शिशु मृत्यु दर कम हुई है तो इसके कारण हुए हैं ऑप्शन नंबर सी, इसके कारण की शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता के कारण केरल में जो है शिशु मृत्यु दर बहुत कम हो गया है। तो क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन 17 हमसे पूछ रहे हैं पर कि निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है। तो किसे कहा जा सकता है दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है कृषि मजदूर, बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी, या फिर ऑप्शन सी में आपका लघु उद्योग के श्रमिक, या फिर कबाड़ी वाला। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्रों में नियोजित कहा जा सकता है। तो किसे नियोजित कहा जा सकता है दोस्तों, आपको बताना। तो किसे, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी को क्या कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जा सकता है दोस्तों, संगठित क्षेत्रों के नियोजित कहा जा सकता है, ठीक है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन 18 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, आपके सामने नजर आ रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं। तो कौन सा उपाय किया जाता है दोस्तों, रोजगार में अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए कौन सा उपाय किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है आपका केवल यहाँ पर कि सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, या फिर विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, या फिर खाद्य प्रसंस्करण की इकाई की स्थापना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको बताना है। तो देखिए रोजगार से अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किए जाते हैं। तो कौन सा उपाय किया जाता है आपको बताना।
बताना। तो देखिए इनमें से सब उपाय किए जाने चाहिए जब रोजगार को आपको अधिक बढ़ावा देना है, यानी कि बेरोजगार नहीं रखना है। तो ये तीनों चीज, ये चारों चीज होना चाहिए कि सिंचाई की सुविधा में भी वृद्धि होना चाहिए, फिर विद्यालय एवं अस्पतालों को भी खोलना चाहिए, फिर खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना भी करनी चाहिए। यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए तो नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो डी हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 सब हो जाएगा। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन 19 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है। तो निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी जो है भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास कि भारत के वित्त मंत्री इन्हें जारी करते हैं, या फिर भारत के रिजर्व बैंक द्वारा भी जारी होता है, या फिर देश के सभी बैंक करेंसी नोट जारी करते हैं, या फिर विश्व बैंक करेंसी नोट जारी करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत सरकार की ओर से जो करेंसी नोट जारी करता है वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास ही है। ठीक है, आरबीआई के पास, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही जारी होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन 20 हमसे पूछ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि राम और श्याम दो छोटे किसान है। राम और श्याम क्या है दोस्तों, दो छोटे किसान है जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया कर्जा लिया है, यानी कि दोनों ने 20,000 रुपया कर्जा लिया है, राम भी 20,000 लिया है और श्याम भी 20,000 लिया है। तो राम ने 1.5% ब्याज प्रतिमाह की दर से एक व्यापारी से कर्जा लिया है, यानी कि राम जो है दोस्तों वो 1.5% यानी कि 1.5% ब्याज से प्रतिमाह दर से व्यापारी से कर्ज लिया है, यानी कि कर्जा लिया है। जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से 8% ब्याज पर लिया है, यानी कि श्याम ने क्या किया, यानी कि 8% ब्याज दर से, ठीक है 8% प्रति वर्ष ब्याज दर से यहाँ पर लिया है। तो उपयुक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राम की हालत ज्यादा खराब है क्योंकि वो ज्यादा ब्याज दे रहा है। वास्तविक सी बात है दोस्तों, क्या कर रहा है राम, क्या मंथली ब्याज दे रहा है, कितना 1.5% दे रहा है। अगर हम लोग इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 के 12 और यहाँ पर 6, तो टोटल 18% क्या दे रहा है राम जो है वो कर्जा दे रहा है, ना कि उसका ब्याज दे रहा है, 18% ब्याज दे रहा है। जबकि श्याम ने क्या किया, वो बैंक से लोन लिया है, ठीक है कर्जा लिया है, तो उसके चलते आपको उसको 8% देना पड़ रहा है साल में, जबकि राम को 18% देना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा इसका 20 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया। तो कब लागू किया था आपको बताना दोस्तों, तो कब लागू किया था, तो अक्टूबर 2005 में ये लागू किया था। ठीक है, तो चलिए तो 21 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया का क्या कहलाता है। तो प्रक्रिया क्या कहलाता है आपको बताना, कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है आपको बताना, तो क्या कहलाता है दोस्तों, तो उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि 22 का ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है कि अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे। तो किस देश के दार्शनिक थे आपको बताना है। तो फ्रांसीसी के अर्नस्ट रेनन क्या थे, दार्शनिक थे। तो क्या हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन 24 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी आपको पता होना चाहिए। कब हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, जो हुई थी दोस्तों आपका 1789 में होती है, यानी कि 1789 में हुई थी। ठीक है, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन 25 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि यंग इटली भूमिगत संगठन की संस्थापक कौन थे, यानी कि यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे दोस्तों संस्थापक उनके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा, जियुसेप्पी मैत्सिनी। ठीक है, यानी कि 25 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा, जियुसेप्पी मैत्सिनी। तो चलिए अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर पूछ रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो आपको बताना है, तो भारत महात्मा गांधी जो है दोस्तों वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो कब लौटे थे आपको बताना है। तो कब लौटे थे महात्मा गांधी जो है दोस्तों वो जनवरी 1915 को क्या किए थे दोस्तों, वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, और वो दक्षिण अफ्रीका गए थे क्यों, वो गए थे वो अपना पढ़ाई कंप्लीट करने गए थे। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने अपना पढ़ाई करने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। ठीक है, और अब लौटे कब 1915 को गए थे, कब 1885 को गए थे। ठीक है, यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था। तो किसके मध्य हुआ था दोस्तों आपको बताना है। तो किसके मध्य हुआ था, ऑप्शन नंबर ए में है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ऑप्शन सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी में है महात्मा गांधी। तो पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था, किसके बीच हुआ था, किसके साथ हुआ था दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी मिलकर क्या हुआ था, मध्य क्या हुआ था पूना पैक्ट का आंदोलन किया गया था। ठीक है,
तो 27 का ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली। तो रिंडरपेस्ट नामक जो बीमारी थी दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, एक पशु रोग है। क्या है दोस्तों, एक पशु रोग है और नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली। तो किस देश में बहुत तेजी से फैली थी दोस्तों, तो ये जो फैली थी आपका बहुत तेजी से फैली थी आपका अफ्रीका में फैली थी। यानी कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 28 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका। ठीक है, चलिए तो चलिए अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था। तो कौन से देश मित्र राष्ट्र के पाले में था दोस्तों, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में है तुर्की, ऑप्शन बी में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी में है ब्रिटेन, ऑप्शन डी में है जर्मनी। तो ब्रिटेन जो है दोस्तों वो मित्र राष्ट्र के पाले में थे। तो यानी कि 29 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन 30 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्पेनिंग जर्नी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी। तो स्पेनिंग जर्नी मशीन जो है दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया था, आपको बताना है। तो दोस्तों ये स्पेनिंग जर्नी मशीन जो बनाया गया था दोस्तों, वो जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग इस वीडियो में टोटल 30 टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए मॉडल पेपर से। ठीक है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। इसीलिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम देने वाला है। तो इसी प्रकार से आपका कंटिन्यू लगातार मिलते जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत माता की जय।